हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू कर रहे हैं हम चैप्टर 5 जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इसमें आप इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर को इनहेरिटेंस से। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स और ट्रेट्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। मीन्स ये इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट्स से कैरेक्टर्स और ट्रेट्स जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उनकी ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होता है, उसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। इनहेरिटेंस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का बेस क्या है? इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस ही बेस क्या किसका है? हेरिडिटी का। बात करेंगे वेरिएशंस की। वेरिएशंस का मतलब क्या है? इट इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनीज डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनमें कैरेक्टर्स कैसे होते हैं? उनके पेरेंट्स से डिफर होते हैं। आपने देखा होगा कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जितने भी एनिमल्स हैं, आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ करके, उनमें कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उनमें सिमिलरिटीज भी होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें डिफरेंसेस यानी वेरिएशंस भी होते हैं। अब बात करेंगे अबाउट द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स समझने के लिए आपको कुछ ज़्यादा दिमाग में नहीं डालना है, केवल दो बातें क्लियर करनी है। फर्स्ट वन इज इनहेरिटेंस एंड सेकेंड वन इज वेरिएशन। तो मतलब क्या है? इसका मतलब है genetics is the branch of biology that deals with the inheritance as well as variation। मतलब जेनेटिक्स में हम स्टडी का ही करेंगे, इनहेरिटेंस की के साथ साथ वेरिएशंस की करेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स कहेंगे। जेनेटिक्स जो टर्म है वो सबसे पहले कॉइंड किया था डब्ल्यू वैटसन ने इन द ईयर ऑफ 1906। ये कभी कभी पूछा जाता है, हु कॉइंड द टर्म genetics? तो आंसर क्या? The term genetics was coined by W. Watson in the year of 1906. The basic principles of genetics were discovered by Mendel। आपको पता होगा कि मैंडल पहले ऐसे थे जिन्होंने जेनेटिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स को डिस्कवर्ड किया था। 1822 में ये बॉर्न हुए थे, 1884 में ये इनकी डेथ हो गई थी। इसलिए ग्रीगर जॉन मेंडल को जाना जाता है नॉन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसलिए ग्रीगर जॉन मेंडल वाज नॉन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये भी कभी कभी पूछ सकते हैं कि हु नॉन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने 3 लॉज दिए, उनके बारे में इसमें आप पढ़ेंगे। ग्रीगर जॉन मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए फर्स्ट टाइम, और उन्होंने किसको अंडरस्टैंड करने के लिए किए थे कि इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन दैट इज जेनेटिक्स का लिविंग थिंग्स में क्या पैटर्न होता है उसको समझने के लिए अपने वर्ल्ड फेमस एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें उन्होंने सेलेक्ट किया था प्लांट जिसका नाम था पाइसम सेटेबम, दैट इज पी। तो मेंडल ने कंडक्ट किया हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट अपने किए, और वो किस पे किए थे? जैसा कि हमने प्रीवियसली बताया आपको, गार्डन पी, जिसका बॉटेनिकल नेम होता है पाइसम सेटिवम। और इन्होंने 7 इयर्स तक एक्सपेरिमेंट किए। 1856 से स्टार्ट किया और 1863 तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, और उन्होंने प्रपोज्ड किए लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को। मेंडल कंडक्टेड क्रॉस artificial pollination experiments by performing emasculation, that is removal of anthers on several true breeding lines। अब मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए वो एक्चुअली आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के थ्रू या क्रॉस फर्टिलाइजेशन के थ्रू किए। इन्होंने क्या किया? एमेस्कुलेशन किया। एमेस्कुलेशन आपने टर्म सुना होगा, जब आप को रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था एमेस्कुलेशन का मतलब केवल ये है कि कोई भी बाइसेक्सुअल अगर फ्लावर है उसमें से अगर हम एंथर को हटा दें तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? हम एमेस्कुलेशन कहेंगे, दैट इज रिमूवल ऑफ एंथर्स।
और इसके ऊपर जब उन्होंने बहुत समय तक एक्सपेरिमेंट किए तो सेल्फ पॉलिनेशन एंड सो स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन, ये उन्होंने बहुत सारी सेवरल जनरेशन तक एक्सपेरिमेंट किए ऑन द पी। अब बात करेंगे मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल मटेरियल कि मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट का जो भी मटेरियल क्या था उनका, जैसा कि प्रीवियसली हमने बता दिया, गार्डन पी था जिसे पैसम सेटाइबम बॉटनिकल नेम है उसका। उन्होंने इसके लिए क्यों चुना पाइसम सेटाइबम को, तो उसके कई रीजन्स हैं। वो रीजन्स, पहला रीजन क्या है, पी प्लांट्स आर इजिली अवेलेबल ऑन लार्ज स्केल। पी प्लांट आप जानते हैं कि ईजिली अवेलेबल है लार्ज स्केल पर। साथ ही साथ ये कैसा होता है, वाइसेक्सुअल और क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है। हमने बताया था रिप्रोडक्शन के चैप्टर में, क्लिस्टोगैमस ऐसे फ्लावर होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं, दैट कैन नेवर ओपन, वो कभी भी ओपन नहीं होते हैं। पीज आर सेल्फ पॉलिनेटेड एंड कैन बी क्रॉस पॉलिनेटेड ऑल्सो। पी प्लांट को सेल्फ पॉलिनेटेड भी कराया जा सकता है, इसके साथ साथ भी ये क्रॉस पॉलिनेटेड भी हो सकते हैं। पी प्लांट्स आर एनुअल प्लांट्स। आपने देखा होगा कि पी प्लांट्स कैसे होते हैं, एनुअल होते हैं, कि मतलब पी प्लांट्स का शॉर्ट लाइफ साइकिल होने की वजह से इनकी सेवरल जनरेशंस की स्टडी एक शॉर्ट पीरियड के अंदर ही की जा सकती है। इसके अलावा और क्या कारण था, पी प्लांट्स कुड बी ईजिली रेज्ड, maintained and also be handled. Pea plants differ in contrasting characteristics. पी प्लांट्स में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, कंट्रास्ट होते हैं, जैसे राउंड होगा, जो रिंकल्ड होगा, एट्सेट्रा, विच प्रोवाइड मैनी ईजिली डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग करेक्टर, जो प्रोवाइड करते हैं इसको क्या, ईजिली डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग करेक्टरिस्टिक्स। और मेंडल ने क्या किया, 14 ट्रू लाइन ब्रीडिंग्स की पी प्लांट की वैराइटीज़ में जो कि पेयर्स में थी उन्हें उन्होंने सेलेक्ट किया, और बहुत सारे करेक्टर्स जो 14 ट्रू ब्रीडिंग्स में उन्होंने सेलेक्ट किए। ये लिस्ट कंट्रास्टिंग ट्रेट्स की जो कि मेंडल ने पी प्लांट पर स्टडी की थी वो दिखाई गई है, शो की गई है। यहाँ एक तरफ हमने कैरेक्टर को लिखा है, एक तरफ कैरेक्टर कंट्रास्टिंग डोमिनेंट कैरेक्टर को, और एक जो होगा रिसेसिव ट्रेट को शो किया गया है। सबसे पहले हम 7 कंट्रास्ट कैरेक्टर को देखेंगे। पहला कैरेक्टर है हाइट ऑफ स्टेम। तो हाइट ऑफ स्टेम में एक तो टॉल होगा और एक डॉर्फ होगा। टॉल के लिए क्या लिखेंगे, उसका टी, कैपिटल टी, और इसका क्या हो जाएगा, स्मॉल टी हो जाएगा। फ्लावर का कलर देखें तो फ्लावर वायलेट और रेड कलर के होंगे, विच बिकम्स कैसा होगा, वो करेक्टर उसका होगा डोमिनेंट, जबकि वाइट करेक्टर होगा कैसा होगा, रेसेसिव होगा। तो वायलेट और रेड के लिए क्या लिख देंगे हम, आर कैपिटल कर देंगे, वाइट के लिए स्मॉल आर लिखेंगे। फ्लावर की पोजीशन की बात करें तो एक्सियल हो सकती है, उसके लिए कैपिटल ए रखेंगे, और टर्मिनल के लिए स्मॉल ए करेंगे। पॉट शेप की बात करें तो जो फली होगी, फली का जो शेप होगा वो इन्फ्लेटेड हो सकती है, फूली हुई, जिसे फुल भी बोलते हैं। तो इन्फ्लेटेड के लिए कैपिटल आई यूज़ करेंगे, और कॉन्स्ट्रिक्टेड के लिए क्या करेंगे, इसका अल्टरनेट क्या हो जाएगा, रेसेसिव हो जाएगा, स्मॉल आई। पॉड कलर कैसा होगा, ग्रीन हो सकता है, कैपिटल जी से शो करेंगे। येलो को हम स्मॉल जी से लिख सकते हैं। यहाँ शेप ऑफ सीड बोले तो राउंड को कैपिटल आर से लिखेंगे और रिंकल्ड को स्मॉल आर से लिखेंगे। कलर ऑफ सीड को किससे लिखेंगे, कैपिटल वाई से लिखेंगे येलो को, और स्मॉल वाई से लिखेंगे ग्रीन को। नाउ वी डिस्कस अबाउट रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस। आपको जानकारी अगर हो या ना हो कि मेंडल की जो डेथ हो गई थी 1884 में ड्यू टू किडनी फेल्यूर, और इन्हें कोई उस समय क्रेडिट अपने वर्क का नहीं मिला था। इसके बाद 16 इयर्स, उनकी डेथ के बाद 16 इयर्स, दैट इज़ इन द ईयर ऑफ 1900, इसी टाइप के सिमिलर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराए गए विद सिमिलर रिजल्ट्स। और ये जो एक्सपेरिमेंट्स कराए गए वो
3 डिफरेंट साइंटिस्ट के थ्रू इंडिपेंडेंटली कराए गए। और ये 3 साइंटिस्ट थे, एक थे एरिक वॉन सरमैक जो कि ऑस्ट्रिया के थे, और ये एग्रोनॉमिस्ट थे। ये कौन थे? एग्रोनॉमिस्ट। कार्ल करेंस जो थे वो जर्मनी के थे, बॉटनिस्ट थे। ह्यूगो de Vries जो थे वो डच हॉलैंड के बॉटनिस्ट थे। अब इन तीनों जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने वही रिजल्ट्स फाइंड आउट किए जो बहुत सालों पहले, यानी 1884 के पहले किसने? मेंडल ने बताए थे। तो इस तरीके से क्या हुई, ये कह सकते हैं रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन 3 साइंटिस्ट के थ्रू हुई। डी व्रीज ने क्या पाया? उनके जो मेंडल के ओरिजिनल पेपर थे वो मेंडल को मिले, और इन्होंने पब्लिश कराए इन पेपर्स को इन द ईयर ऑफ 1901 इन फ्लोरा। करेंस कन्वर्टेड द कंक्लूजन्स ऑफ मेंडल इनटू वेल डिफाइंड लॉज ऑफ प्रिंसिपल। और करेंस जो थे, कार्ल करेंस जिनके बारे में बात कर रहे थे, जर्मनी के थे, उन्होंने मेंडल के कंक्लूजन को वेल डिफाइंड लॉज एज वेल एज प्रिंसिपल्स के फॉर्म में लोगों को इंट्रोड्यूस कराया।